गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग MT11 का डिस्कशन करेंगे जो आपका टेस्ट 25 मार्च को हुआ था। ठीक है बेटा, और इसका टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और दूसरा चैप्टर इंक्लूडेड है इकोसिस्टम। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also considered a population for the purpose of ecological studies। ठीक है बेटा, ये NCERT की लाइन है। इसमें पहला क्या है, कथन सही है। इन्होंने कहा है कि इंटरब्रीडिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं इंटरब्रीडिंग का, लेकिन जो इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी हम क्या करते हैं, इकोलॉजिकल स्टडी में सम्मिलित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है आपका, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। समष्टि पारिस्थितिकी इसीलिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह पारिस्थितिकी को समष्टि आनुवंशिकी और जैव विकास से जोड़ता है। तो यह भी सही है, दिस इज आल्सो NCERT लाइन। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन ए पॉन्ड देयर वर 40 लोटस प्लांट लास्ट ईयर and through reproduction 16 new plants are added। ठीक है, taking the current population to 56, then what is birth rate? तो बेटा एक्चुअली क्या है, जैसे किसी तालाब में कमल की संख्या पहले क्या थी, 40 थी। तो बर्थ रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्थ रेट, इसमें जितनी इनिशियल पॉपुलेशन है और जितने नए बने हैं, ठीक है, जितने नए प्रोजनी आए हैं उनसे हम इनिशियल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 16 न्यू इंडिविजुअल्स एंड 40 वर इनिशियल। ठीक है, तो वी कैन डिवाइड 4 4 जा 16, 4 10 जा 14। अब 4 डिवाइडेड बाई 10, अगर ये 0 हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, जो बर्थ रेट है वो बर्थ रेट आ जाएगा बेटा 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। ठीक है, मतलब एक लोटस से 0.4 ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं कितने समय में, 1 ईयर में। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। Next question, the age distribution, if the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called। यदि समष्टि के लिए आयु वितरण का आरेख बनाया जाता है तो परिणामी संरचना को कहते हैं। ठीक है, अगर बेटा किसी भी पॉपुलेशन में मान लो ये बनाया गया आपका ये आपका क्या बनाया गया, मान लो प्लॉट बनाया गया। ये क्या है, ये बता रहा है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन है मान लो 0 से लेकर के 20 इयर्स तक। इसके बाद में हमने बनाया ये बता रहा है 20 से लेकर के 50 ईयर तक, और ये बता रहा है 50 से एबव के लिए। तो ये बेटा क्या है, ये पिरामिड बन रहा है। ये 0 से लेकर के मान लो 20 ईयर्स तक, ये बेटा 21 से लेकर के 50 ईयर्स तक, और ये एबव 50 ईयर्स। ठीक, 50 ईयर्स एबव। तो ऐसा जब ग्राफ बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं, एज पिरामिड। तो आंसर आपका हो जाएगा एज पिरामिड। यदि समष्टि के लिए आयु वितरण का आरेख बनाया जाता है तो परिणामी संरचना को आयु पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट, the tiger census in our national park and tiger reserve is often based on।
हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की संख्या अक्सर कैसे गिनी जाती है? तो उसमें बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है पग मार्क, यानी जो उसके शेर चलते हैं उनके पग चिन्ह, और उनके जो फीकल पिलेट्स होती हैं उनको गिनती करके हम क्या करते हैं, उनकी शेर की गिनती करते हैं। तो टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पिलेट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज ए स्टैटिक पैरामीटर। ये समष्टि का आकार किसी भी प्रजाति के लिए स्थिर प्राचल है। नहीं बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है, ये आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, ये बदलती रहती है इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, बर्थ और डेथ रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर, देयरफॉर द स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन in given habitat during a given period fluctuates. Yes, this is correct. Due to changes in 4 basic processes, और वो basic processes क्या हैं, birth rate, death rate, immigration और immigration। ये 4 बेसिक पैरामीटर हैं जिनके कारण बदलती है किसी डेंसिटी, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित आवास में समष्टि का घनत्व 4 बुनियादी प्रक्रियाओं के कारण, परिवर्तन के कारण बदलता रहता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द 2 processes which contribute to an increase in population density are, देखो नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन मतलब बाहर से आने वाले, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में बाहर से अगर कोई लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। इमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी, अगर कोई बाहर से आ रहा ठीक है और मोर्टेलिटी अगर बढ़ गई तो कम हो जाएंगे। और पूछा क्या है, समष्टि घनत्व में वृद्धि किसके कारण होती है, तो बेटा जन्म दर और आप्रवास। आप्रवास मतलब बाहर से आके कोई उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने लगे, उसके कारण क्या होता है, समष्टि घनत्व में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, किसी समय t पर पॉपुलेशन डेंसिटी n है। ठीक है, तो देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1, t+1 पे डेंसिटी क्या होगी। तो इसके लिए बेटा फार्मूला है कि जो इनिशियल डेंसिटी है, ठीक है, इनिशियल डेंसिटी क्या हो जाएगी, nt, ये इनिशियल डेंसिटी एट टाइम t जिस पे हम ले रहे हैं। इसके बाद में उसमें जितने बर्थ हुए हैं उनको हम, और जितने बाहर से अंदर आए हैं, इमिग्रेशन जितने अंदर आए हैं उनको हम जोड़ देंगे, और इन दोनों में से जितनी बर्थ हुई है और जितने बाहर से लोग आए उनको जोड़ के, और कितनी डेथ हुई है इस पर्टिकुलर टाइम में और कितने लोग बाहर गए हैं। ठीक है, जितनी डेथ हुई है और जितने लोग बाहर गए हैं उनको हम घटा देंगे, -d+e। तो ये आपका पहला आंसर सही हो जाएगा, ए। ठीक है, nt+1 इज इक्वल टू nt प्लस b+i माइनस d+e। ठीक है, तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, among the following how many statements are correct? We have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country. This is correct statement। हम अपने देश में बेलगाम मानव समष्टि वृद्धि और इससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में चिंतित हैं। हमारे देश में जनसंख्या बेलगाम मतलब जिस पे कोई नियंत्रण ना हो, अनियंत्रित गति से बढ़ रही है। दिस इज द एनसीईआरटी लाइन एंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Resource availability is essential for
अनइम्पीडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब इन्होंने कहा कि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी जरूरी है, समष्टि की निर्बाध वृद्धि के लिए संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है। जब संसाधन नहीं होंगे, खाने पीने का नहीं मिलेगा, तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकती है, टू ग्रो इन नंबर एज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने बताया था कि अगर किसी पॉपुलेशन को इमेंस पोटेंशियल उसके अंदर होता है और अगर उसको प्राकृतिक संसाधन मिलते रहें तो वो क्या है, अपनी पूरी क्षमता से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम करेगी। तो तीसरा आंसर भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, जब संसाधन असीमित होते हैं, खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है, फूड शेल्टर दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के लिए। जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक प्रजाति में डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार संख्या में वृद्धि करने की अपनी जन्मजात क्षमता को पूरी तरह से साकार करने की क्षमता होती है। जितनी भी उसकी पोटेंशियल है उतने बच्चे पैदा कर सकता है। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। नॉर्वे के चूहे के लिए आर का मान, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज 0.05 और बीटल के लिए 0.01 है। इन 1981 the R value for human population in India was 0.0205। तो बेटा ये पांचों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए क्या होगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, in the following which is the correct equation for logistic growth? लॉजिस्टिक ग्रोथ निम्नलिखित में से संभार वृद्धि के लिए कौन सा समीकरण सही है? ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है पहला आंसर होगा dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। ठीक है, जो संभार वृद्धि है नेचर में यही सबसे फीजिबल है। लॉजिस्टिक ग्रोथ सबसे फीजिबल है क्योंकि इमेंस पोटेंशियल तो हो सकता है, लेकिन जब संसाधन लिमिटेड होंगे तो क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ, और हम जानते हैं संसाधन लिमिटेड ही हैं। ठीक है, तो dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। तो इसमें ये dn/dt क्या है, रेट है, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n इनिशियल पॉपुलेशन है, और k यहां पर बेटा क्या है, k इज द कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, दूसरा ऑप्शन है nt इज इक्वल टू n0 e के पावर rt। ये जब इंटीग्रेट किया जाता है dn/dt इज इक्वल टू rn को, तब ये वाला फार्मूला बनता है। तो ये बेटा किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, dn/dt rn, ये भी एक्सपोनेंशियल के लिए, और dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू n, तो ये भी क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक, उसके लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए तीनों नहीं है, ये हैं लॉगरिथमिक ग्रोथ के लिए। ठीक, तो dn/dt b माइनस डी, अच्छा b क्या है, बर्थ रेट, और d क्या है, डेथ रेट। तो b माइनस डी क्या होता है, r के बराबर होता है, b माइनस डी इज इक्वल टू r। तो ये हमारा dn/dt इज इक्वल टू rn, यानी यही वाला आ जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर होगा a, 99 का आंसर होगा a। ठीक है, नेक्स्ट, in nature a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। प्रकृति में किसी दिए गए आवास में अधिकतम संभव संख्या को सहारा देने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं, इसके आगे कोई और वृद्धि संभव नहीं है। इस सीमा को कहा जाता है नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी। मतलब नेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए एक लिमिटेड साधन होता है, उसके बियॉन्ड, वहां तक तो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकता है, उसके बियॉन्ड क्या है, ग्रोथ नहीं होगी। और उस नेचर के संसाधन प्रोवाइड करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता, प्रकृति की वहन क्षमता। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
द ऑर्गेनिज्म विच ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम इज आर। इनमें से कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पूरे जीवन काल में एक बार ही ब्रीडिंग करता है, एक बार ही बच्चे देता है? तो उसमें बेटा सबसे पहले है पैसिफिक सैल्मन फिश, ये एक ही बार अपने जीवन काल में बच्चे देता है। दूसरा है बैम्बू, जो बांस है वो पूरे जीवन काल में एक बार इसमें फ्लावरिंग होती है और एक बार फ्रूटिंग होती है, इसके बाद में क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। तीसरा है मोस्ट बर्ड्स, बर्ड्स तो बार बार अंडे देती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इट इज ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स, प्लांट्स एंड microbes do not and cannot live in isolation but interact in various ways to form a। यह स्पष्ट है कि प्रकृति में जंतु, पौधे और सूक्ष्म जीव अलगाव में नहीं रह सकते हैं और ना ही अलगाव में रहते हैं, बल्कि वो क्या बनाते हैं, एक जैव समुदाय बनाते हैं। दे फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी। जब बेटा डिफरेंट एक स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब कई सारी स्पीसीज एक साथ एक दूसरे से इंटरैक्ट करके रहती हैं, तब उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। जब माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल साथ में रहते हैं तो वो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। नेक्स्ट, इन पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन स्पीसीज इज हार्म्ड whereas the other is unaffected and the interaction is called। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो जनसंख्या अंतःक्रिया में एक प्रजाति को नुकसान होता है जबकि दूसरी जाति को न लाभ होता है और ना ही हानि पहुंचती है, यह अंतःक्रिया होती है। इसको बेटा हम कहते हैं अंतरजातीय परजीविता, एमेंसेलिज्म। जैसे जब पहली बार एंटीबायोटिक की खोज की थी किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो उन्होंने बैक्टीरियल कल्चर में कुछ फंजाई को ग्रो करते हुए देखा था और उस फंजाई ने जितनी प्लेट में ग्रो किया था वहां के सारे बैक्टीरिया खत्म हो गए थे। तो वहां पे क्या हुआ, फंजाई को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ना फंजाई को कोई लाभ हो रहा है, लेकिन बैक्टीरिया को क्या, बैक्टीरिया मर जा रहा है, उसकी हानि हो रही है। तो इस तरह के प्रोसेस को एमेंसेलिज्म कहते हैं, अंतरजातीय परजीविता। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एमंग द फॉलोइंग? प्रेडेशन इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम हायर ट्रॉफिक लेवल टू लेवल फिक्स्ड बाय प्लांट्स। जैसे हम लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट्स ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, इनको खाते हैं हर्बीओर, हर्बीओर को प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इनसे एनर्जी हर्बीओर में जाती है, हर्बीओर से कार्निवोर में, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर में, ठीक है। तो पहला आंसर सही है। अच्छा, इसमें यहाँ पे क्या इन्होंने कहा कि जो प्रेडेशन है, परभक्षण की प्रकृति पादपों द्वारा स्थिर की गई ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। देखो बेटा, वैसे तो प्लांट भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम लोग जो शाकाहारी लोग प्लांट को खाते हैं तो एक प्रकार से वो भी क्या करते हैं, परभक्षण करते हैं, दूसरे जीव का परभक्षण करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो इसीलिए क्या है, प्रेडेशन इज द नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम हायर ट्रॉफिक लेवल फिक्स्ड बाय द प्लांट। प्लांट के द्वारा जो ऊर्जा फिक्स की जाती है उसको हर्बीओर खाते हैं। हर्बीओर वो भी क्या है, परभक्षण करते हैं, ठीक। तो प्रेडेशन पहला सही है। बिसाइड्स एक्टिंग एज कंड्यूट्स, कंड्यूट्स मतलब एक ट्रांसफर करने का जरिया बनना, ठीक है। जैसे किसी नाले से, एक पाइप से हम लोग मोटरसाइकिल की टंकी से तेल निकालते हैं ना, वैसे ही कंड्यूट्स मतलब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए उसको हम क्या कहते हैं, सनाल। सनाल के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी भूमिका भी निभाते हैं। Besides acting as conduits for energy transfer across trophic levels, predators play an other important roles। ये भी बेटा सही है, ये बात सही है।
exotic species become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators. एक्सोटिक स्पीसीज, जब विदेशी प्रजातियां आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं क्योंकि आक्रांत भूमि में उनकी प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते, मतलब इनका बेटा कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है, इनको खाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए जो एक्सोटिक स्पीसीज कहीं नई जगह पे डाली जाती हैं तो वो इन्वेसिव हो जाती हैं और बहुत तेजी से फैलती हैं। तो आपका सी आंसर भी सही है। चौथा है प्रेडेटर्स डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी में जो प्रेडेटर्स होते हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। अगर प्रेडेटर्स ना हो तो कोई एक पर्टिकुलर प्रे जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो दूसरी प्रजातियों को खतरा हो जाएगा, उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लिया बहुत ज़्यादा बकरियां हो जाएं, ठीक, और उन बकरियों को खाने वाले जो जानवर हैं, कौन, वुल्फ या लॉयंस, टाइगर्स, तो क्या होगा, वो बकरियां या हिरन जितनी घास होगी उन सबको क्या होगा, खत्म कर देंगे। और जब घास खत्म हो जाएगी तो उनके लिए क्या है, न्यूट्रिशन नहीं रहेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो बकरियां और हिरन भी खत्म हो जाएंगे। उनके खत्म होने से आगे वाले ट्रॉफिक लेवल के भी ऑर्गेनिज्म फिनिश हो जाएंगे, ठीक। अगर लेकिन क्या है, अगर बकरियों को खाने वाले वुल्फ हैं, जैकाल हैं, टाइगर हैं, तो बकरियों की संख्या एक निश्चित रहेगी, जिससे क्या है, घास भी बची रहेगी, डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेशन हैं उनकी प्रजातियां बची रहेंगी, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, प्रेडेटर्स डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। प्रेडेटर्स बेटा स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, जबकि इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रेडेटर्स डज नॉट हेल्प, तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, डी। तो आपके कितने सही हो गए, 1 2 3, आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। तो आपके 3 कथन सही होंगे। नेक्स्ट, द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंटरफेयरिंग and inhibitory presence of other species even if resources are abundant in nature, ठीक। अगर प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं तब भी क्या है, एक जात की असंदक्षता दूसरी जात की बाधाकारी और संदीमनी उपस्थिति के कारण कम हो सकती है, भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। तो ऐसे इंटरेक्शन को बेटा कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कंपटीशन। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। एवेंसेलिज्म अभी पढ़ा था हमने, एक को फायदा और एक को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है, न्यूट्रल रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस कंपटीशन, ठीक, बाधाकारी प्रतिस्पर्धा। तो आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट है, द एबेंडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द आइलैंड ड्यू टू ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ गोट्स। अब देखो, गैलापागोस द्वीप समूह में एबेंडन कछुआ बकरियों की अधिक चारण दक्षता के कारण द्वीप पर लाए जाने से 1 दशक बाद विलुप्त हो गया। मतलब क्या हुआ, बकरियां ज्यादा आ गईं तो क्या है, उन्होंने ज्यादा घास चरना चालू कर दिया। दूसरी बात, बकरियों के आने से कछुआ बाहर निकलना कम हो गया। जब बाहर निकलना कम हो गया तो भूखों मरने लगा, ठीक है, दूसरे भोजन की भी कमी हो गई, ठीक। तो पहला आंसर आपका क्या है, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, Connell's elegant field experiment showed that on the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior Barnacle balenus dominates the intertidal area and excludes the smaller Barnacle Cathamelus from that zone. कोनेल के परिष्कृत प्रयोग से दर्शाया गया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उत्तम बार्नैकिल
बैलेनस की अंतर्ज्वातीय क्षेत्र पर प्रमुखता है और छोटे बारनैकिल चैथेमेलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। ये भी बात सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. This is the एक ही तरह के संसाधनों के स्पर्धा करने वाली दो निकटतम संबंधी प्रजातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं और स्पर्धी रूप से कमजोर प्रजाति अंततः विलुप्त हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसको क्या है, जो डोमिनेंट होगा वो अपना पूरा भोजन खाएगा, ये नहीं खा पाएगा। डोमिनेंट का मतलब बेटा ये भी है कि वो अपने पूरे पोटेंशियल से अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा और ये जो दूसरी वाली प्रजाति है वो अपनी जनसंख्या को उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाएगी और ग्रेजुअली क्या होगी, खाना कम होने के कारण ये समाप्त हो जाएगी। ये चीज बोला था बेटा गाउस ने कहा था, इन्होंने कहा गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, स्पर्धी अपवर्जन नियम, गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट है पैरासाइट इवॉल्व स्पेशल एडाप्टेशन सच एज, जो होस्ट के अंदर कोई पैरासाइट जाता है तो अपने पर्टिकुलर होस्ट के अकॉर्डिंग कुछ एडाप्टेशंस करते हैं। कौन? पैरासाइट। कौन कौन से एडाप्टेशन? लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, सही है, जिस ऑर्गन की जरूरत नहीं है उसका लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जब पका पकाया खाना मिलता है, पचा पचाया और पका पकाया बढ़िया सा, तो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। एंड हैव हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जब बेटा खूब खाना मिलता है, खाने और पीने और रहने की कोई कमी नहीं होती है, तो क्या है, रिप्रोडक्टिव क्षमता बढ़ जाती है ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन और सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट, होस्ट पर चिपकने के लिए उनके पास सकर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? डी। अनावश्यक अननेसेसरी संबंधित अंगों का अभाव हो जाएगा, पाचन तंत्र का लोप हो जाएगा और जनन क्षमता ज्यादा हो जाएगी। परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंग होंगे या चूसक जिसको हम कहते हैं, उनकी उपस्थिति होगी। तो आपके सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट, इन नेचर a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. This limit as intrinsic rate of natural increase for that species in that habitat. नहीं बेटा, assertion तो सही है, किसी नेचर में, प्रकृति में किसी दिए गए आवास में अधिकतम संभव संख्या का समर्थन करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। अधिकतम संभव संख्या, जितनी मतलब जरूरत है उसके लिए पर्याप्त साधन होते हैं, इसके आगे कोई वृद्धि संभव नहीं है। इस चीज को बेटा कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। ठीक, वहन क्षमता नेचर की। लेकिन कारण क्या दिया है? दिस लिमिट एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज फॉर दैट स्पीसीज इन दैट हैबिटेट, यह सीमा उस आवास में उस प्रजाति के लिए प्राकृतिक वृद्धि दर की, प्राकृतिक वृद्धि आर मतलब आंतरिक, रेट ऑफ इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक रेट जो है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, उसको कहते हैं आर। तो बेटा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट, क्योंकि इसको कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, when certain exotic species are introduced into geographical area they become invasive and start spreading fast, वो तेजी से ग्रो करने लगती हैं। जब कुछ विदेशी प्रजातियां किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, वो आक्रामक हो जाती हैं और तेजी से फैलने लगती हैं।
इसका रीजन इन्होंने दिया है बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर्स। जो आक्रांत भूमि है उसमें उस परभक्षी के मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, जो एग्जोटिक स्पीसीज आई है, उसके नेचुरल प्रेडेटर नहीं है। उस भूमि में जहां पे नया एग्जोटिक स्पीसीज आया है बाहर से, उस जगह पे उसके नेचुरल प्रेडेटर ना होने के कारण वो बहुत तेजी से फैलता है और आक्रामक हो जाता है। तो दोनों असर्शन और रीजन दोनों क्या है, सही हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, डेथ ऑफ बैक्टीरिया ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पेनिसिलियम in the culture plate is example of एमेंसेलिज्म। assertion is correct। ठीक, रीजन है एसोसिएशन ऑफ रूटिंग प्लांट्स विद फंगल हाइफी इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एमेंसेलिज्म। रीजन बेटा गलत है। ठीक, रीजन ये नहीं है क्योंकि रूटिंग प्लांट जो फंगल हाइफी है ये एमेंसेलिज्म का पहली बात तो एग्जाम्पल नहीं है, ये क्या है, म्यूचुअलिज्म का है। ठीक, तो आपका असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये बेटा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऊपर वाले दिखाए गए हैं, ये प्री रिप्रोडक्टिव हैं, और ये सॉरी रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, और ये प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब 0 से लेकर के 15 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक। रिप्रोडक्टिव मतलब 20 से लेकर के 50 ईयर्स तक, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब 50 ईयर से बाद के। तो इसमें पूछा गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू एज पिरामिड। तो पहला क्या है, एक्सपेंडिंग है। जब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो क्या है, एक्सपेंड हो रहा है। दूसरा क्या है, स्टेबल है, मतलब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव लगभग क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तीसरा क्या है, डिक्लाइन हो रहा है। जब प्री रिप्रोडक्टिव मतलब पैदा होने वाले बच्चे कम पैदा हो इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तब उसको कहते हैं डिक्लाइनिंग। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। क्या, पहला एक्सपेंडिंग दिखा रहा है, दूसरा स्टेबल है, तीसरा डिक्लाइनिंग है। बढ़ती हुई आबादी, स्थिर आबादी और घटती हुई, ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन व्हाट सीक्वेंस। तो सबसे पहले बेटा कोई स्पीसीज होगी, वो ऑर्गेनिज्म होता है। अगर एक ही स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर हों तब उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। और कई सारी स्पीसीज एक साथ रहती हूं पर्टिकुलर हैबिटेट में, तब उसको हम क्या कहते हैं, वो कम्युनिटी बनाते हैं। और बहुत सारी कम्युनिटी लार्ज एरिया में जब हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन व्हाट सीक्वेंस, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। ठीक, नेक्स्ट, ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ऑर्चिड ग्रो कर रहा है मैंगो की ब्रांच में, वो किसका एग्जाम्पल है। आम की शाखा पर उगने वाला ऑर्किड किसका उदाहरण है, कॉमेंसेलिज्म का, म्यूचुअलिज्म का, पैरासिटिज्म का, कंपटीशन का। तो देखो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, बोथ आर बेनिफिटेड। पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान, कंपटीशन में दोनों को नुकसान हो सकता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान। कॉमेंसेलिज्म में एक को फायदा और एक को कोई फायदा नहीं हो रहा, ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा है, लेकिन ये साथ में है। तो ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेंसेलिज्म। ठीक, नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा ए। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely। ज्यादा दिन तक ये नहीं रह सकते हैं। Two closely related species competing for the same resources can coexist for indefinite time। नहीं, ये गलत है।
इन कंपटीशन सुपीरियर स्पीसीज विल बी एलिमिनेटेड। कंपटीशन में इन्होंने कहा जो सुपीरियर स्पीसीज होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी, नहीं इंफीरियर वाली एलिमिनेट होती है, तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, समान संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली दो निकट संबंधित प्रजातियां अनिश्चित काल तक सह अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, a species which restricted to a small geographical area because of the presence of competitively superior species is found to expand its distributional range when the competing species is removed experimentally called। एक प्रजाति जो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से उत्तम प्रजातियों की उपस्थिति के कारण एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है, जब प्रतिस्पर्धी प्रजातियों को हटा दिया जाता है तो इसकी वितरण सीमा का विस्तार हो जाता है, जिसे प्रयोगात्मक रूप से कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव रिलीज। आपका आंसर हो जाएगा सी। रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है कि जब किसी पेड़ पर मतलब अलग अलग टाइम पर एक ही रिसोर्स है, उसी के फल खाने हैं और अलग अलग चिड़िया अलग अलग टाइम पे हैं, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब ये हो गया कि अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो एक का धीरे धीरे क्या है, एक्सटिंक्शन हो जाए, विलुप्त हो जाए, तब उसको कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहते हैं। तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसमें विमोचन हो जा रहा है। एक को जब हम हटा दे रहे हैं तो दूसरा क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। किसी पर्टिकुलर हैबिटेट से दो एक ही संसाधन के लिए जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनको उसमें से अगर दो में से एक को हम हटा दें तो दूसरे की क्या है, वो अपने क्षेत्र का विस्तार कर लेता है, काफी नंबर उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, बेल शेप्ड एज पिरामिड इंडिकेट्स हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल इन एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, हाई परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल इन ए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, नहीं ये भी गलत है। लो परसेंटेज ऑफ ओल्ड इंडिविजुअल इन ए स्टेबल पॉपुलेशन, गलत। लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इन स्टेबल पॉपुलेशन, तो ये क्या दिखाता है, बेल शेप्ड पिरामिड दिखाता है। लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इन स्टेबल पॉपुलेशन, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। स्थिर जनसंख्या में युवा व्यक्तियों का कम प्रतिशतता, युवा व्यक्ति कम होंगे। नेक्स्ट, For the defense against predators, butterflies become highly distasteful due to having certain chemical in their bodies। उनकी बॉडी में कुछ केमिकल होते हैं जिसके कारण मोनार्च बटरफ्लाई जो क्या होती है, डिस्टेस्टफुल होती है। What is source of the chemical? उस केमिकल का सोर्स क्या है? The butterfly has genes for synthesis of this chemical in its each and every cell, नहीं, इसके लिए जीन्स नहीं होते हैं, ये एक्वायर करता है, बटरफ्लाई एक्वायर करता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इनेट नहीं होता है, उसके साथ जन्म से नहीं होता है। द बटरफ्लाई एक्वायर्स दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस प्लांट। बटरफ्लाई जब अपने कैटरपिलर मतलब इल्ली अवस्था में होता है तब विषैले खरपतवार को खाकर इस रसायन को प्राप्त करता है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, नेक्स्ट है दिस केमिकल एक्यूमुलेट इन द सेल्स बट ऑफ बटरफ्लाई व्हेन इट फीड्स सैप ऑफ द प्लांट, नहीं ऐसा नहीं, वो जब कैटरपिलर होता है यानी जब उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस चल रहा होता है उसी समय ये केमिकल को एक्वायर करता है। नेक्स्ट, द मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इज नोन एज। जब ऑप्टिमल कंडीशन हो उस समय जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन की दर है, इष्टतम स्थितियों में प्रजनन की अधिकतम दर के लिए माप को किस रूप में जाना जाता है, इसको कहते हैं किसी भी जीव की जैविक क्षमता, दैट इज बायोटिक पोटेंशियल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द मेजर ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट, सिग्मॉइड कर्व रिप्रेजेंट्स स्लो इनिशियल फेज, rapid growth in logarithmic phase and steady final stage। rapid growth in initial phase, slow in second and steady in last phase, गलत। no growth initially as well as in final stage but rapid in lag phase।
इनिशियली ग्रोथ होती है, फाइनल स्टेज में भी ग्रोथ होती है, लेकिन नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर होगा स्लो इनिशियल ग्रोथ। सिग्मॉयड कर्व बेटा ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे पहले स्लो इनिशियल ग्रोथ, फिर रैपिड ग्रोथ, और फिर क्या है, एक स्टेबल ग्रोथ हो जाती है। एस शेप्ड कर्व कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, लैग फेज, इनिशियल फेज, फिर लॉगरिथमिक फेज, और फिर स्टेडी स्टेट। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट, which of the following statement is incorrect? Lichen, an association of fungus and algae, is example of mutualism. करेक्ट है। फंजाई और एल्गी मिलकर के क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, जो म्यूचुअलिज्म है, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। Those epiphytes which use other plant for support only and not for water and food supply are example of commensalism. केवल सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, इसको कॉमेंसलिज्म कहते हैं। ये भी सही है। सी एनीमोन ऑन हर्मिट क्रैब इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब जो है ये सहजीवता का उदाहरण है। ये भी सही है। म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन, कॉमेंसलिज्म कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर सिम्बायोसिस। ये गलत है बेटा। ये तीनों चीजें क्या है, म्यूचुअलिज्म में साथ साथ रहते हैं, प्रोटोकोऑपरेशन में भी साथ साथ रहते हैं, और कॉमेंसलिज्म में भी साथ रहते हैं। फायदा होना ना होना अलग बात है, लेकिन साथ में रहते हैं। ठीक, तो आपका आंसर डी होगा। Which among the following is incorrect? ये चीज ध्यान रखना है बेटा कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। तो हमारा क्या है, डी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म, सही है, एंड बोथ लूज इन कंपटीशन, करेक्ट, इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर, पहला सही है। In both parasitism and predation, only one species benefits and the interaction is detrimental to other species. ये भी सही है। देखो, पैरासाइट, मान लिया हमारे ऊपर पैरासाइट है कोई, तो वो क्या आएगा, हमारे से खाना लेगा, हमारे ऊपर रहेगा, तो हमें तो कोई फायदा नहीं है, हमें नुकसान होगा, लेकिन जो पैरासाइट है उसको फायदा होगा। इसी तरह प्रेडेशन में शिकार जो परभक्षण होता है, परभक्षण में जो परभक्षण करने वाला और जिसका परभक्षण होता है वो तो मर गया। मान लिया हिरन को शेर ने खा लिया, तो शेर का तो फायदा हो गया, हिरन तो मर गया, उसका नुकसान। तो दूसरे के लिए क्या होता है, डेट्रीमेंटल होता है। तो ये भी सही है। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म शेयर ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। प्रेडेशन में भाई शेर को, हिरन को खाना है तो क्या करेगा, उसके पास जाएगा। पैरासाइट भी क्या करेगा, अपने प्रे के पास जाएगा। और कॉमेंसलिज्म में भी ऑर्गेनिज्म क्या है, साथ में रहेगा। तो ये वाली बात सही है, जो इंटरैक्टिंग स्पीसीज है वो सब क्या है, साथ साथ में रहती हैं। द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920s brought under control only after a cactus feeding predator, that is moth, was introduced in the country. ये भी सही है। Biological control methods adopted in agricultural pest control are based on the ability of the predator to regulate prey population. Predator की ये टेंडेंसी होती है कि वो prey population को क्या करे, रेगुलेट करे। तो ये क्या है, आपके पांचों ऑप्शन सही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैट इज ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, Which of the following statement are true regarding competition? कंपटीशन के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? Competition is a process in which fitness of one species that means intrinsic rate of increase R जो है ये इनका significantly lower in the presence of another species. For competition, not necessary that resources must be limited. ऐसा जरूरी नहीं है कंपटीशन के लिए कि रिसोर्स लिमिटेड ही हो, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है तब भी कंपटीशन होता है। द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सेज आर एबंडेंट। ये भी बात सही है। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड आल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। जो अनरिलेटेड स्पीसीज हैं वो भी क्या है,
एक ही रिसोर्स के लिए compete कर सकती हैं। दो अलग अलग प्रजातियां भी एक ही चीज को भोजन बना सकती हैं। तो ये भी बात आपकी सही है। द abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after sheep were introduced। ये बेटा गलत है। तो आपका पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। Totally unrelated species could also compete for the same resource, but the abundant tortoise in Galapagos Island became extinct within a decade after। यहां पर सीप नहीं, गोट्स अगर होती, गोट्स के लाने के कारण क्या हुआ था, वहां पे abundant tortoise का एक्सटिंक्शन हुआ था। ठीक, तो आपका ये पांचवा गलत है। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन कौन सा सही है, विच आर द फॉलोइंग आर ट्रू। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ। बेटा जो हर्बीओर हैं, या सॉरी जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, दैट इज ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अपने जीवन काल में फोटोसिंथेसिस करके जितना भी भोजन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितने भी प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसी को हम कहते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आपका ए आंसर सही होगा। बी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग इनऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नहीं होगा। ठीक, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, assertion the size of a population for any species is not a static parameter and it keeps changing in with time। ये assertion आपका सही है। reason, size of a population depend on various factors including food availability, predation pressure and adverse weather। इन तीनों चीजों पर क्या होता है, डिपेंड करता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा। तो बेटा assertion और रीजन दोनों सही है आपके। ठीक है, both assertion and reason are correct and reason, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक, आपका आंसर डी हो जाएगा। पॉपुलेशन साइज जो है स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है और ये हमेशा बदलता रहता है, और समष्टि का आकार जो है आहार की उपलब्धता, भोजन कितना है, परभक्षण क्या, प्रेशर क्या है और मौसमी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर इनका बदल जाएगा। नेक्स्ट, अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। सही है। इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन, ये भी बात सही है। ठीक, दोनों असर्शन और रीजन ठीक है। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। लेकिन बेटा जो रीजन है, रीजन में बात सही कही गई है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। दोनों बातें सही हैं लेकिन रीजन को असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इन ऑल इकोसिस्टम्स all the pyramid of number of energy and biomass are upright। बेटा सारे इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है। देखो पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है, पानी है, उसमें क्या है, समुद्र, और उस समुद्र में सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फिर छोटी मछलियां, उनको खाने वाली बड़ी मछलियां और बड़ी मछलियां। तो बेटा वहां पर जो बायोमास का पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। तो इसलिए ये वाला कथन क्या है, गलत हो गया। ठीक, सभी इकोसिस्टम में ऐसा नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट इन ईच स्टेप। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, among the following how many statements are incorrect? कितने गलत हैं ये बताना है बेटा। Of the incident solar radiation less than 50% of
इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये तो सही है, ठीक। जितना सोलर रेडिएशन आता है उसका 50% से भी कम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। नेक्स्ट है प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पावर एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। प्लांट जो है, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसका 2 से 10% क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, और उसी एनर्जी से पूरी दुनिया चल रही है। इकोसिस्टम नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, ये भी सही है। देखो बेटा, जैसे हम लोग क्यों बार बार खाना खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं उसका बहुत सारी चीज़ें क्या है, हीट के रूप में निकल जाती हैं। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा है कि हर एक प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी लॉस होने से क्या है, रैंडमनेस बढ़ती है, और उस रैंडमनेस से को रोकने के लिए क्या है, नए मॉलिक्यूल का बनना जरूरी है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन, algae and higher plants. This is wrong as statement. In aquatic ecosystem major producers are herbaceous and woody plants. This is also wrong. अब आपसे पूछा गया है क्या how many statements are correct, कितने गलत हैं, तो इनकरेक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे 2 स्टेटमेंट गलत हैं। आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन हर्बीओर्स आर कॉल्ड, जो बेटा हर्बीओर को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्निओर कहते हैं। फिर टॉप कार्निओर तो नहीं कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि क्या है भाई, पेड़ पौधों को कौन खाता है, हर्बीओर, और हर्बीओर पेड़ पौधों को खा रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। और पेड़ पौधों के बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब जो पेड़ पौधों को खाने वाले हैं हर्बीओर, हर्बीओर को अगर कोई खाता है तो उसको कहते हैं कार्निओर, और कंज्यूमर भी सेकेंडरी हो जाते हैं, क्योंकि क्या है, जो प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, और वो जो हर्बीओर खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, हर्बीओर। हर्बीओर प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर हर्बीओर को कोई खा रहा है, मान लो बेटा हम ऐसे एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे मान लो हिरन घास खाती, पेड़ पौधों को खाती, घास खाती है, तो हिरन क्या हो गया, हिरन हो गया प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीओर। अब हिरन को अगर किसी ने खाया, शेर ने या चीते ने या भेड़िए ने, तो भेड़िया, शेर या चीता अगर हिरन को खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कार्निओर। कार्निओर के अलावा वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो जाएगा, ठीक। और इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड सी, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। डेट्राइटस फूड चेन, देखो बेटा डेट्राइटस फूड चेन जो है, इसमें क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ह्यूमस क्या है, रेजिस्टेंस होता है किसके, माइक्रोबियल एक्शन के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट का आपका बी हो गया, सेकंड का ए। फूड वेब, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, उसको फूड वेब कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, लिविंग बायोमास। कार्निवोर क्या है, बर्ड्स, फिशेज एंड वुल्फ। बर्ड, फिशेज एंड वुल्फ को क्या कहते हैं, कार्निवोर, ठीक। बर्ड भाई अगर मान लो किसी कीट पतंगे को खाती है तो क्या कार्निवोर हो जाएगी। फिशेज भी दूसरे जीव को खाते हैं, जो प्लैंकटन को या छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती हैं, और वुल्फ भी क्या है, ये कार्निवोर हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर का सी और 5 का ई। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, 4 का सी, पहला ही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक।
इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम a much larger fraction of energy flows through detritus food chain than through grazing food chain। ठीक है, तो बेटा देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो मेजर कंड्यूट होता है एनर्जी फ्लो के लिए। ठीक, और ये सही है। इसमें इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन मतलब फंजाई और बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, सड़ाते गलाते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपका ये भी सही है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादातर फ्रैक्शन एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, डेट्राइटस फूड चेन। तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी जीवधारी में जो उसका बायोमास होता है उसी को क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक, इट इज मेजर्ड एट, तो उसको क्या है, बायोमास के रूप में मेजर कर सकते हैं। नंबर इन ए यूनिट एरिया, इसमें भी मेजर कर सकते हैं। भाई मान लो एक बैक्टीरिया की प्लेट है बेटा, उसमें अगर हम बायोमास तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलोनीज को काउंट करके हम बता देते हैं कि इतने पर्टिकुलर एरिया में इतने बैक्टीरिया हैं, तो और पर्टिकुलर जितना भी जियोग्राफिकल एरिया उसमें कितने होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूम। नहीं बेटा, बेस जो है प्राइमरी को बताता है। ठीक, टर्शियरी नहीं होता है। ठीक, बेस क्या होता है, प्राइमरी को बताता है। ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीसीज एट सच। सही है, ट्रॉफिक लेवल क्या है, एक फंक्शनल लेवल है, कोई स्पीसीज नहीं है। ए स्पैरो इज प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड्स, फ्रूट्स, पियर। ठीक, अगर ये नाशपाती खाए, फ्रूट खाए, सीड मतलब दाना खाए अनाज का, तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म, कीड़े मकोड़ों को खाती है तो चिड़िया क्या कहलाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर गौरैया खा रही है क्या, फल, दाना अनाज के या नाशपाती, तो क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगी। और अगर ये वार्म और इंसेक्ट्स को खाती है तो क्या कहलाती है, सेकेंडरी कंज्यूमर। एनर्जी, तो ये आपका सी वाला सही है। एनर्जी एट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही है। द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, उल्टा होता है, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेज फॉर एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। जो मछलियां फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनका बायोमास बहुत कम होता है। तो वही है, अगर छोटी मछलियां फाइटोप्लैंक्टन को खा रही हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां, तो अगर हम बायोमास की बात करें तो मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास, इसीलिए क्या होता है, बायोमास का पिरामिड इन्वर्टेड होता है। तो आपका कितना है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? 1 2 3 4, आपके 4 करेक्ट हो जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर। बेटा पृथ्वी का 3/4 भाग पानी है और वो सारा पानी क्या है, समुद्री वाटर है। और उस समुद्री वाटर के कारण ओशंस का क्या होगा, सबसे ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम होगा। लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसका होगा, ओशंस का। ठीक, क्योंकि पृथ्वी 25% है, जमीन जो हमारी है, फॉरेस्ट, उसी जमीन के अंदर फॉरेस्ट है, लेक्स तो और कम हो जाएंगे। समुद्र क्या है, 3/4 भाग पानी है, इसीलिए समुद्र का इकोसिस्टम सबसे बड़ा होगा। ठीक, आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। अब देखो, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ठीक, रिसोर्स पार्टीशनिंग, प्रेडेशन, कॉमेंसलिज्म, पिसास्टर
कैटल इरगेट, बार्नाकिल एंड वार्बलर्स। तो देखो बेटा, कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल क्या है? कैटल इरगेट। जब जानवर चरते हैं तो उससे क्या है, घास के अंदर से कीड़े निकलते हैं और उनको क्या होते हैं, जो इरगेट होते हैं वो खा लेते हैं। तो इसमें क्या है, जानवर का कोई वो नहीं है फायदा। तो ये कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है, जब एक को कोई फायदा नुकसान नहीं है लेकिन दूसरे को फायदा हो रहा है। प्रेडेशन क्या है? रिसोर्स पार्टीशनिंग। वार्बलर ने बताया था कि रिसोर्स पार्टीशनिंग करके एक ही रिसोर्स से कई सारे जीवधारी साथ साथ रह सकते हैं। इसके बाद में आपका कंपिटिटिव एक्सक्लूजन, बार्नाकिल। बार्नाकिल क्या था? कंपिटिटिव एक्सक्लूजन गाउस ने बताया था। और प्रेडेशन में क्या है? ये पिसास्टर। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। आपका आंसर होगा बी। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट 11 बॉटनी पेपर।